नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। सोमवार 5 फरवरी 2024 को संसद के बजट सत्र का चौथा दिन था। चौथे दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 12 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। विभिन्न दलों के सांसदों ने कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे जिनका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं जिनसे आज सवाल पूछे गए। लोकसभा में प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कुल 10 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। टीवी स्क्रीन पर आप उन मंत्रालयों के नाम देख रहे हैं जिनसे आज प्रश्न पूछे गए और संबंधित मंत्रालयों की ओर से जवाब दिए गए। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम रक्षा, शिक्षा, जनजातीय कार्य, जल शक्ति और नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों पर फोकस करेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद सरोज पांडेय ने नागर विमानन मंत्रालय से हवाई अड्डों के निर्माण एवं अपग्रेडेशन से जुड़ा सवाल पूछा। सांसद ने पिछले 5 वर्षों में निर्मित और अपग्रेड किए गए नए हवाई अड्डों की संख्या को लेकर सवाल पूछा। साथ ही जानना चाहा कि हवाई अड्डों के लिए सरकार द्वारा कितना वित्तीय व्यय किया गया है और इसके माध्यम से कितने नए यात्रियों को हवाई परिवहन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। हवाई अड्डों के निर्माण और अपग्रेडेशन से जुड़े सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने दिया। राज्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इनमें से 8 हवाई अड्डों गोवा में मोपा, जिसकी परियोजना लागत 3,400 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग, परियोजना लागत 520 करोड़ रुपए, कर्नाटक में कलबुर्गी, परियोजना लागत 175.57 करोड़ रुपए और शिवमोगा, परियोजना लागत 449 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, परियोजना लागत 448 करोड़ रुपए, गुजरात में हीरासर राजकोट, परियोजना लागत 1,405 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल कुरनूल, परियोजना लागत 187 करोड़ रुपए और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, परियोजना लागत 646 करोड़ रुपए का पिछले 5 वर्षों में संचालन शुरू किया जा चुका है, जिनमें परियोजनाओं की लागत को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित संबंधित हवाई अड्डा प्रचालकों, विकासकर्ताओं द्वारा वहन किया गया है। साथ ही जवाब में ये भी बताया गया कि 8 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे प्रतिवर्ष लगभग 13.6 मिलियन यात्रियों की व्यवस्था करने में सक्षम हैं। सरकार ने भारतीय विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 तैयार की, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के साथ साथ उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों की अवसंरचना का विकास सुनिश्चित किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य हवाई अड्डा विकासकर्ताओं ने देश में विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त मौजूदा टर्मिनलों के विस्तार और अपग्रेडेशन, रनवे को मजबूत करने और अन्य गतिविधियों के साथ साथ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए 2019 से 24 के दौरान हवाई अड्डों क्षेत्र में लगभग 98,000 करोड़ रुपए परिव्यय का लक्ष्य रखा है। बात अगर योजनाओं की करें तो आम जनता के लिए किफायती दरों पर हवाई सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी योजना RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक शुरू की थी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनर्उद्धार के माध्यम से देश के अप्रयुक्त और कम उपयोग वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। उड़ान योजना के तहत सरकार ने योजना के दौरान 1000 उड़ान मार्गों को चालू करने और उड़ानों के संचालन के लिए 2024 तक देश में
100 अप्रयुक्त और कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डों को कार्यशील और विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 517 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना मार्गों में अब तक 76 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए परिचालन शुरू कर दिया गया है, जिसमें 9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं। इस योजना का लाभ अब तक 130 लाख से अधिक लोग उठा चुके हैं। योजना के तहत देश में 50 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डों के विकास और संचालन के लिए 2023 से 26 की अवधि के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। RCS उड़ान बाजार आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत इच्छुक एयरलाइंस विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर योजना के तहत बोली के समय प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद पूनम महाजन ने शिक्षा मंत्रालय से उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। सांसद ने पूछा कि क्या सरकार के पास देश में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कोई शैक्षणिक योजनाएं हैं? यदि है तो इसका विवरण क्या है? साथ ही बीते 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में उच्च शिक्षा की उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाली संस्थाओं की राज्यवार संख्या कितनी है और इस अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब का विवरण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभा पटल पर रखा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार से स्पेसिफाइड विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को वित्त पोषित करना है, जिससे निर्धारित मानकों और मानदंडों की समनुरूपता सुनिश्चित करते हुए मौजूदा राज्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की समय गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। योजना के दूसरे चरण को मार्च 2018 में मंजूरी दी गई और शैक्षिक रूप से अल्प सेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM ऊषा के रूप में रूसा का तीसरा चरण जून 2023 में शुरू किया गया, जिसका बजट आउटले 12,926.10 करोड़ रुपए रखा गया। इसके साथ ही पिछले 5 वर्षों में रूसा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत निर्धारित और अनुमोदित लक्ष्यों का विवरण वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की जानकारी भी दी गई। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं में छात्रों को केंद्र में रखकर क्रियान्वयन सबसे अहम है। इस दिशा में एक अहम कदम 10 अप्रैल 2023 को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को जारी करके उठाया गया। स्कूल, स्किल एंड हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स ने संयुक्त रूप से इसे तैयार किया था। यह मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और बुनियादी सुविधाएं दिव्यांगों के अनुकूल हो और सभी के लिए सुलभ हो। इसके साथ ही 12 दिसंबर 2022 को स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू किया गया। इसमें फ्लेक्सिबल चॉइस बेस्ड क्रेडिट प्रणाली, मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण और सभी विषयों में अपनी रुचि के पाठ्यक्रमों को चुनने की सुविधा मिलेगी। यूजीसी को बताए गए आंकड़ों के अनुसार 105 विश्वविद्यालयों ने इसे अपनाया है। इसके साथ ही 7 नवंबर 2022 को पीएचडी की डिग्री के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया जारी की गई। ये नियम अनुसंधान विद्वानों को अच्छी तरह से ट्रेंड रिसर्च और जिज्ञासु खोजकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगों को अपना शोध पूरा करने के लिए अतिरिक्त 2 वर्ष दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने 7.5 CGPA के ऊपर स्कोर किया है, वो अब 4 साल की स्नातक डिग्री पूरी करने के बाद सीधे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 5 जून 2023 को स्नातक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशा निर्देश और पाठ्यक्रम रूपरेखा भी जारी की गई।
AICTE ने 12 राज्यों में 7 क्षेत्रीय भाषाओं में 49 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की अनुमति दी है। साथ ही MBBS कोर्स हिंदी में शुरू किया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की गई है और इसमें 242 विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया। JEE मेंस और NEET UG 13 भाषाओं में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 30 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। UGC युवा महत्वाकांक्षी ब्रेन्स के लिए ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियमन 2021 26 मार्च 2021 को जारी किया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद कविता पाटीदार ने रक्षा मंत्रालय से सैनिक स्कूलों को खोले जाने से संबंधित प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से पूछा, सैनिक स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान में मौजूद सैनिक स्कूलों की राज्यवार सूची क्या है? और क्या निकट भविष्य में और अधिक सैनिक स्कूल खोलने की योजना है? सैनिक स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड और प्रवेश प्रक्रिया और इन स्कूलों में शिक्षा के माध्यम संबंधित ब्यौरा क्या है? प्रश्न का उत्तर रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए योजना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए कैडेट्स को शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य से वर्ष 1961 में आरंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवाओं के अधिकारी काडर में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना रहा है। उत्तर में मौजूदा सैनिक स्कूलों की राज्यवार सूची भी दी गई है। इस सूची के अनुसार छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में निजी क्षेत्र की भागीदारी से कुल 20 सैनिक स्कूल यानी 4 स्कूल प्रति राज्य खोले गए हैं। इन 20 स्कूलों में से गुजरात राज्य के 3, मध्य प्रदेश के 1 और महाराष्ट्र के 2 ऐसे सैनिक स्कूलों में सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 1 सैनिक स्कूल और असम में भी 1 सैनिक स्कूल प्रस्तावित है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल में अकादमिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश में प्रति राज्य 3 सैनिक स्कूल निजी भागीदारी में खोले गए हैं। बिहार के 1 और हरियाणा के 2 ऐसे स्कूल्स में अकादमिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इन सैनिक स्कूलों में कैडेट की शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। इनमें इंटरैक्टिव प्रशिक्षण का संचालन और कैडेट्स की प्रगति की करीबी निगरानी, धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं, लेटेस्ट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की शुरुआत, शिक्षकों के लिए सेवा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण, गेस्ट लेक्चर्स और कैडेट्स के लिए प्रेरक दौरे आदि शामिल हैं। वर्ष 2021 में सरकार ने सरकारी, निजी स्कूलों, NGO और ट्रस्ट आदि के साथ साझेदारी मोड के तहत नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अपनी शिक्षा प्रणाली को सैनिक स्कूल के लोकाचार, मूल्य प्रणाली और राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़कर मौजूदा सैनिक स्कूलों की तर्ज पर ऐसे स्कूल स्थापित करना। पार्टनरशिप मोड के तहत अब तक कुल 42 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 19 स्कूलों में सत्र शुरू हो चुके हैं। लैंगिक समानता हासिल करने और सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वर्ष 2021-22 से सभी 33 सैनिक स्कूलों में गर्ल्स कैडेट्स को भी शामिल किया गया है। सैनिक स्कूल पिछले कुछ वर्षों में कैडेट्स को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें अच्छे नागरिक बनने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करने में एक मॉडल के रूप में विकसित हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रस्तावित 100 सैनिक स्कूलों में कुछ पूर्णतः लड़कियों के लिए हो, इस बात से भी
सरकार की ओर से कोई मनाही नहीं है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में एक स्कूल यानी संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा को लड़कियों के सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी भी दे दी गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद KRN राजेश कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय से अपने प्रश्न के माध्यम से पूछा कि सिंचाई, जल आपूर्ति, भूजल और वाटरशेड विकास सहित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों का विवरण क्या है। साथ ही चालू वर्ष सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान पहचाने गए लाभार्थियों की संख्या और किए गए विकास कार्यों का राज्यवार और परियोजनावार विवरण क्या है। साथ ही सांसद ने जानना चाहा कि ऐसी लंबित परियोजनाओं की संख्या और अब तक काम में नहीं आई धनराशि का विवरण क्या है और क्या सरकार का इस योजना को कुछ और अवधि के लिए बढ़ाने का विचार है, यदि है तो ब्यौरा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उत्तर में बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग शामिल है। PMKSY के 2 मुख्य घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी यानी HKKP है। उत्तर में PMKSY के तहत पूर्ण हो चुकी और चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के तहत देश में कुल 115 योजनाएं चल रही हैं। इनमें से 58 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 57 पर काम चल रहा है। इसी तरह हर खेत को पानी के उपघटक सतही लघु सिंचाई यानी SMI के तहत कुल 7,359 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें 4,012 पर कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 3,347 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हर खेत को पानी यानी PMKSY के उपघटक जल निकाय की मरम्मत, नवीकरण, पुनरुद्धार यानी RRR के तहत कुल 3,270 योजनाएं चल रही हैं। इनमें से 1,869 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, जबकि 1,401 पर काम चल रहा है। इसी तरह हर खेत को पानी के उपघटक भूजल विकास यानी GW के तहत कुल 13 योजनाएं चल रही हैं। इनमें से 12 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 1 परियोजना पर काम चल रहा है। उत्तर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों के तहत चल रही और पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लाभार्थियों का ब्यौरा दिया गया। PMKSY के घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP एवं CADWM का फायदा अब तक 1,54,42,502 लोगों को मिल चुका है। इसी तरह हर खेत को पानी यानी HKKP के उपघटक SMI एवं RR के तहत 9,72,903 लोगों और हर खेत को पानी के उपघटक भूजल विकास यानी GW के अंतर्गत 67,930 लोगों को लाभ हुआ है। इसी तरह PMKSY के वाटरशेड विकास घटक यानी WDC के तहत 72,67,431 लोगों और प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC के तहत 30,26,605 लोगों को फायदा हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय राज्य सरकारों को चुनी गई जल संसाधन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य खेत में पानी की फिजिकल पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। साथ ही खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना है। PMKSY एक व्यापक योजना है। इसके अंतर्गत सिंचाई लाभ कार्यक्रम अर्थात AIBP और हर खेत को पानी यानी HKKP शामिल है। हर खेत को पानी यानी HKKP की बात की जाए तो इसमें 4 उपघटक शामिल हैं।
इसके अलावा PMKSY में वाटरशेड डेवलपमेंट भी शामिल है, जिसे भूमि संसाधन विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2015 और 22 की अवधि के दौरान PMKSY के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से प्रति बूंद अधिक फसल घटक भी लागू किया जा रहा है। दिसंबर 2021 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए PMKSY के कार्यान्वयन को भारत सरकार की ओर से मंजूरी दी गई। इसमें लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, शाहपुर कंडी बांध परियोजना, पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान फीडर और पंजाब के सरहिंद फीडर के चिन्हित हिस्सों की रीलाइनिंग, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना और केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना शामिल है। PMKSY के विभिन्न घटकों के तहत लक्षित लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.68 करोड़ का अनुमान है। प्रश्नकाल के दौरान सांसद डॉक्टर एकनाथ शिंदे, उन्मेष भैया साहेब पाटिल, डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित, कृष्णपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी और डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातियों के आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार की पहलों ने भारत में जनजातीय समुदायों के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। यदि ऐसा है तो जनजातीय समुदायों के बीच आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के ठोस परिणाम क्या हैं? साथ ही क्या जनजातीय समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट पहल की गई है? और क्या सरकार की ओर से व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से जनजातीय युवाओं के कौशल अंतर को पाटने और उनकी नियोजनीयता संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है? यदि की गई है तो ऐसी पहलों, उनके परिणामों और वित्तीय परिव्यय का विवरण क्या है? प्रश्न का उत्तर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिया। उत्तर में मंत्रालय की ओर से वन धन विकास केंद्रों का राज्यवार विवरण दिया गया। इस विवरण के अनुसार कुल स्वीकृत वन धन विकास केंद्रों की संख्या 3,958 और इनके लिए स्वीकृत राशि 58,736 लाख रुपए से अधिक है। वन धन लाभार्थियों की कुल संख्या 11,83,412 और सूचित कुल बिक्री 4,102 लाख रुपए से अधिक है। उत्तर में ट्राइफेड के माध्यम से की गई खरीद और बिक्री का वर्षवार विवरण दिया गया। 30 नवंबर 2023 तक के इन आंकड़ों में आदि महोत्सव और आदि बाजार की खरीद और बिक्री शामिल है। इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो वर्ष 2019-20 के लिए खरीदारी 50 करोड़ रुपए से अधिक और बिक्री 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वर्ष 2020-21 के लिए खरीदारी 16 करोड़ रुपए से अधिक और बिक्री 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साल 2021-22 के लिए खरीदारी 29 करोड़ रुपए और बिक्री 43 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस प्रकार कुल खरीदारी 123 करोड़ रुपए से अधिक और बिक्री 172 करोड़ से ज्यादा है। उत्तर में वर्ष 2022-23 तक पिछले 5 वर्षों में NSTFDC की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों और उन्हें वितरित ऋण का राज्यवार विवरण भी दिया गया। इस विवरण के अनुसार अब तक 1,51,880 लाख रुपए से अधिक का फंड जारी किया गया है और इसे प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 5,99,227 है। पिछले 4 वर्षों के दौरान जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत जनजातीय युवाओं समेत जनजातीय व्यक्तियों के कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई धनराशि और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान का विवरण भी उत्तर में साझा किया गया। कुल 50,373 लाख रुपए से अधिक की धनराशि 2,24,717 लाभार्थियों को जारी की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से जनजातियों के विकास के लिए
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। साथ ही जनजातीय उत्पादों के प्रचार और निर्यात के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में अपनी विपणन विकास गतिविधियों के हिस्से के रूप में ट्राइफेड निर्यात बाजारों की खोज करता है। ट्राइफेड ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने के लिए विदेशों में 63 भारतीय मिशनों और दूतावासों में जनजातीय उत्पाद भेजे हैं। अब तक विदेशों में भारतीय मिशन के जरिए 42 ऐसे आत्मनिर्भर कोने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों के दौरान ट्राइफेड के माध्यम से विभिन्न राज्यों के पैनल में शामिल जनजातीय कारीगरों के 23.29 लाख रुपए के जनजातीय उत्पादों का निर्यात किया गया है। फिलहाल प्रश्नकाल विशेष की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। कल कुछ और अहम सवालों और उनके जवाबों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।